नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका इसी वर्ष से कराएगा। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। कल आपका पेपर लगा हुआ है एमजी बीपी का। एक इसकी क्लास मैंने मॉडल पेपर जो कि मैंने सोल्व किया है पिछले 2 वर्षों के प्रश्नों को, तो आपको वो भी वीडियो आपको देख लेना। ये 2 वीडियो यदि आप देख के जाते हो, सभी प्रश्नों को रट के जाते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सोल्व करके आओगे। चलेगा। बहुत ही तेज गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट से मीट किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस पर बीए की 8 सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का पेपर। इसमें आपको पढ़ना है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड जो चेंज। आपको पेपर का आपका टाइटल रहेगा, यही आपको पढ़ना है। इसमें 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, जो कि एमजीक्यूबी में केवल 5 ही क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए की खासियत ये रहती है कि इसमें सभी प्रश्न आपको करना रहता है, क्योंकि कोई भी इसमें प्रश्न आपका जो है इस तरह आपका प्रश्न नहीं रहता है। चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि गांव किसे कहते हैं। गांव की परिभाषा, तो गांव किसे कहते हैं, कस्बा किसे कहते हैं और नगर किसे कहते हैं, मतलब जो सिटी किसे कहते हैं। सिटी मतलब नगर। तो इन 3 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई इसकी परिभाषा जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इन तीनों को हम कराते चलेंगे। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि जाति से आप जो है क्या समझते हैं, फिर जाति से आपका क्या आशय है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर धर्म किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो हम तीनों क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले हम गांव के बारे में चर्चा करेंगे कि गांव क्या होता है, गांव, शहर और जो है कस्बा। तो सबसे पहले गांव की हम बात करें तो गांव एक जो है छोटी मानव बस्ती होती है, जो आमतौर पर एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होती है। गांव क्या होता है, गांव एक जो है मानव बस्ती होती है, एक छोटी सी, जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होती है और जहां लोग मुख्य रूप से कृषि या जो है इससे संबंधित गतिविधियों से जो है लगे रहते हैं, फिर इससे जुड़े होते हैं। इसी को हम गांव कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है इसकी। हम यदि शहर की बात करें, नगर की बात करें, तो शहर एक जो है बड़ी आबादी, मानव बस्ती आबादी होती है शहर में। आपने देखा होगा गांव में इतनी आबादी नहीं होती है, सिटी में ज़्यादा आबादी होती है। तो शहर क्या है, एक शहर एक बड़ी मानव बस्ती होती है, जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से अलग होती है और जहाँ लोग जो है भिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं, ठीक है, सेवाओं में लगे रहते हैं। इसी को हम जो है शहर कहते हैं। इतनी परिभाषा आप शहर को लिख देना यदि एग्जाम में आएगा। फिर दिया हुआ है कि कस्बा किसे कहते हैं। तो कस्बा जो है गांव से बड़ा होता है और जो है शहर से छोटा होता है, मिडिल की पॉइंट होता है, बीच का बिंदु होता है, इसी को हम कस्बा कहते हैं। इसमें कस्बा क्या होता है, कुछ गांव को जो है मिलाकर, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, कस्बा जो होता है जब कोई गांव जिसमें आबादी मान लो जो है कुछ 100 से लेकर 1000 तक आबादी है, आने वाले समय में वहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई और 5000 से अधिक उसकी जनसंख्या हो गई, फिर 10,000 से अधिक उसकी जनसंख्या हो गई, तो उसको गाँव ना कह करके उसको कस्बा घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। तो कस्बा एक जो है गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है, एक ऐसी बस्ती है जो आमतौर पर छोटे शहर या गांव के जो है समान होती है और कुछ जो है शहरी सुविधाएं जो उपलब्ध होती है, इसी को हम जो है कस्बा कहते हैं। संक्षेप में हम बात करें तो गांव जो होता है ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित है, यहाँ पे कृषि प्रधानता है और छोटी आबादी वाला जो है ये जो है कह सकते हो एरिया होता है। जबकि शहर जो होता है ये शहरी विविध आर्थिक इसमें जो है गतिविधियाँ होती हैं, ये बड़ी आबादी वाला जो है एरिया होता है। जबकि कस्बा है गाँव से बड़ा होता है और शहर से छोटा, और कुछ इसमें जो है शहरी सुविधाएं भी जो है मिलती हैं। चलेगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जाति किसे कहते हैं। जाति किसे कहते हैं और जातिवाद किसे कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना कोई जरूर आएगा। तो सबसे पहले जाति क्या है इसके बारे में समझ लो। तो जाति जो होता है समाज में लोगों को अलग अलग समूह में बांटने का एक तरीका। तो जाति क्या है, लोगों को अलग अलग बांटने का एक तरीका। आपने देखा होगा जैसे कि हिंदू में बहुत सारी जातियां हैं, मुसलमानों में बहुत सारी जातियां हैं। तो ये क्या है, जाति जो है जो समुदाय में जो लोग रहते हैं उनको बांटने का एक तरीका है, और जो जिस जात में पैदा होता है उसी को उसको सदस्यता जो है मिल जाती है। और जबकि जातिवाद क्या होता है, जातिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक जात को दूसरे से श्रेष्ठ मन जो है मानकर भेदभाव करती है। मतलब जो है जातिवाद क्या है कि मान लो हम जो है ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो दूसरे जो निचली जाति हैं उनको हम जो है अपने बराबर नहीं मानेंगे, बल्कि वे हमसे कम श्रेष्ठ हैं, हम उनसे ज़्यादा जो है ऊंचे पद पर हैं। तो इस तरह से जो है ये जातिवाद होता है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है,
चलेगा। इसके बीच में अंतर भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो यहाँ से हम जाति और जातवाद के बीच में अंतर भी हम देखते चलेंगे। तो जाति क्या है? जात एक जो है अंतर व्यक्तित्व समूह है जो लोगों को जन्म के आधार पर एक विशेष समूह में जो है रखा जाता है। यानी जो है जाति जो होती है, जो व्यक्ति जन्म से निर्धारित होती है जाति, यानी जिस आप जन्म में जाति में पैदा हो जाओगे उसकी सदस्यता आपको मिल जाएगी। तो ये जन्म से जो है तय होती है जाति आपकी, और जाति के सदस्यों पर कुछ नियम परंपराएं लागू होती हैं जो उसके जो है सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना। इसके बारे में कोई ज़्यादा विशेष क्वेश्चन आपका कठिन है नहीं। फिर धर्म क्या है? धर्म के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो धर्म जो है जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म जो शब्द है ये संस्कृत के जो है धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और कर्तव्य, नैतिकता और जो है सही आचरण, ये भी जो है धर्म के कह सकते हो, ये भी इसका अर्थ ही होता है। यह एक जो है व्यापक अवधारणा है जो जीवन के सही मार्ग, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों को दर्शाती है। यह सिर्फ जो है धार्मिक विश्वासों या प्रथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन जीने का सही तरीका भी जो है इसमें शामिल है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। धर्म शब्द जो है संस्कृत भाषा के धर धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इसका मतलब यह है कि धर्म हुआ है जो मनुष्य को जो है धारण करना चाहिए, मनुष्य को धारण करना चाहिए, और जो सही हो और जो उचित हो, इसी को हम धर्म कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। इसमें जैसे कि कर्तव्य और आचरण, तो धर्म में जो है व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण और नैतिक मूल्यों का भी जो है पालन करना इसमें शामिल है। इतना भी आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है सात्वीकरण क्या है और एकीकरण क्या है, इनके बीच में अंतर देखेंगे या फिर इनके डिफिनेशन। कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, या तो पूछेगा कि सात्वीकरण किसे कहते हैं, या फिर पूछेगा कि एकीकरण किसे कहते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह के जो है मुख्य उद्देश्य का आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले सात्वीकरण क्या है और एकीकरण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सात्वीकरण और एकीकरण ये दोनों जो है अलग अलग अवधारणाएं हैं जो किसी व्यक्ति समूह के किसी जो है नए समाज या संस्कृति में शामिल होने की प्रक्रिया को जो है दर्शाते हैं। इसके बीच में मुख्य अंतर है, जैसे कि सात्वीकरण में व्यक्ति अपनी जो है संस्कृति को पूरी तरह से त्याग कर, यानी जो है जो सात्वीकरण है, आपकी जो कल्चर है, आपके जो पहनावा है, तो इसमें क्या है व्यक्ति अपनी कल्चर को त्याग कर, उसको छोड़कर दूसरे की कल्चर को अपनाता है, उसको हम सात्वीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि सात्वीकरण में व्यक्ति अपनी मूल जो है संस्कृति को पूरी तरह से त्याग कर, उसको छोड़कर नई संस्कृति को पूरी तरह से जो अपना लेता है, इसी को हम सात्वीकरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको बहुत ही अच्छी आपको तैयार करना है। फिर इसमें दूसरी इसकी परिभाषा दी हुई है एकीकरण। एकीकरण क्या है? इसमें जो है व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति को बनाते रखते हुए, यानी जो मान लो आपकी कोई जो संस्कृति है, जो पहनावा है, ठीक है, तो उसको बनाए रखते हुए जो नई संस्कृति है उसको भी साथ में अपना लेना, इसको हम कहते हैं एकीकरण। यानी अपनी जो संस्कृति है उसको भूलना नहीं है, उसको त्यागना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ नई संस्कृति को भी अपना लेना, इसी को हम एकीकरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको इसकी लिखना है बस, ठीक है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा दोनों को आपको लिख देना है, ज़्यादा कोई विशेष जो है क्वेश्चन आपका ये हार्ड नहीं है, चलेगा। अब हम देखेंगे, हाँ, हिंदू विवाह के हम उद्देश्य देखेंगे। तो हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। एक है धर्म, दूसरा है जो है संतान, तीसरा है जो है रत यानी जो है यौन सुख। ये 3 इसके जो है मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। विवाह को जो है धार्मिक संस्कार माना जाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को जो है पूरा करने में मदद जो है करना है। तो इसमें जो इसका पहला उद्देश्य है धर्म। तो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है धर्म का पालन करना। यह माना जाता है कि पति पत्नी को एक साथ जो है मिलकर धार्मिक कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, जैसे कि यज्ञ करना, ठीक है, और दान देना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। दूसरे हम उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो है प्रजा मतलब जो है संतान। तो हिंदू विवाह का दूसरा जो उद्देश्य है संतान उत्पन्न करना है, खासकर एक पुत्र जो पितृ से मुक्ति दिलाता है और परिवार की जो है निरंतरता सुनिश्चित जो है करता है। तो इसमें जो है माना गया है कि जब तक कि जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, जब तक कि जो है ये पिता का जो है ऋण जो है मुक्त नहीं होते हैं इनके, तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। फिर इसमें तीसरा इसका जो उद्देश्य है रत यानी जो है यौन सुख है। तो यौन सुख भी जो है विवाह का एक उद्देश्य है, लेकिन इसे धर्म और जो है प्रजा की तुलना में कम महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है विवाह सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि 2 परिवार के को एक साथ जो है लाता है और एक स्थिर सामाजिक संरचना की जो है नींव ये रखता है। तो इस तरह से आपको जो है
इसके बारे में लिखना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसकी विशेषता हम देख लेंगे। फिर इसमें दिया हुआ है कि स्त्री की वर्तमान समस्याएं क्या है औरतों की भारत में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। अगला भी क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों से आपका जो है क्या राय है, क्या आपका आशय है। फिर नक्सलवाद के मुख्य कारणों का आपको जो है उल्लेख करना है। तो हम सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम संयुक्त परिवार की परिभाषा देखेंगे कि संयुक्त परिवार होता क्या है, जॉइंट फैमिली हमारी क्या है। तो संयुक्त परिवार उन जो है व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे जो है रहते हैं, एक ही रसोई का जो है पका भोजन करते हैं और जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, जो समानता पूंजा में भाग लेते हैं तथा जो पारस्परिक एक दूसरे से विशिष्ट नातेदारी से जो है संबंधित होते हैं, इसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको जो है संयुक्त परिवार का आपको लिखना है। और हम इसकी बात करें और भी परिभाषाएं से दी हुई है, जैसे कि जॉइंट जो फैमिली है एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जिसमें एक ही पूर्वज से उत्पन्न कई पीढ़ी एक ही घर में रहती हैं और एक ही रसोई से जो है खाना खाती हैं और सामूहिक संपत्ति का उपयोग करती हैं। और एक परिवार आमतौर पर माता पिता, उसके विवाहित या फिर अविवाहित बच्चे भी हो सकते हैं, कभी कभी उनके भी बच्चे एक साथ रहते हैं, इसी को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से पहलू दिए, जैसे कि सदस्य। तो जॉइंट फैमिली में जो सदस्य होते हैं इसमें जो है आमतौर पर 3 या जो है अधिक पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, उनके बच्चे, कभी कभी उनके भी बच्चे होते, बच्चे के बच्चे। फिर इसमें दिया हुआ है कि सहवास। तो कभी जो इसमें सदस्य होते हैं सभी सदस्य एक ही घर में जो है एक दूसरे के जो है करीब रहते हैं। सामूहिक संपत्ति का मतलब होता है, ये सभी इसकी विशेषता है। सामूहिक संपत्ति मतलब कोई भी संपत्ति में बंटवारा नहीं होता है, एक ही जो है जो संपत्ति है एक साथ उसमें कार्य करते हैं, संपत्ति का जो है साझा करते हैं। फिर इसमें है सहयोग। तो इसका जो विशेषता कह सकते हो, उद्देश्य भी कह सकते हो संयुक्त परिवार के। तो सहयोग जो संयुक्त परिवार होता है इसमें सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरों की ज़रूरतों पर जो है ध्यान देते हैं। ठीक है, चलेगा। और सामाजिक बंधन भी इसकी एक परिभाषा जो है उद्देश्य है। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि भारत में महिलाओं के सामने कई जो है सामाजिक, आर्थिक और जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं जैसे कि लैंगिक जो असमानता, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक जो अपर्याप्त पहुंच, आर्थिक रूप से जो स्वतंत्रता की कमी, ये सब क्या है महिलाओं की जो समस्याएं हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है इनके बारे में। ठीक है, चलेगा। हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में वृद्धि होना, यानी कोई क्षेत्र में आप रह रहे हैं, पहले जो है 100 लोग रहते थे, उसमें अब 200 लोग हो गए हैं, 500 लोग हो गए, तो इसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी जिसमें मृत्यु दर जो है कम हो और जन्म दर जो है अधिक हो, इसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और जनसंख्या वृद्धि जो है इसमें जो वृद्धि जन्म दर और मृत्यु जन्म दर, प्रवास के कारण जो है जनसंख्या वृद्धि होती है। प्रवास का मतलब यह होता है, मान लो आप जो है गांव में रहते हैं तो आप सिटी में जाओ नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ जो है रहने लगो, तो वहाँ की आबादी बढ़ेगी। तो ऐसा ही कुछ लोग रोजगार के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा है तो ये भी एक कारण है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि शेड्यूल कास्ट क्या है, जिसको हम अनुसूचित जातियाँ कहते हैं। तो अनुसूचित जातियों को, जिन्हें हम दलित भी कहा जाता है, तो भारत में ऐतिहासिक और सामाजिक से जो है हाशिए पर रहने वाले समूह हैं और उन्हें जो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक भेदभाव भी जो है इसमें शामिल है। इनकी समस्याएं क्या हैं, जैसे कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अनुसूचित जातियों को अभी भी अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें उच्च जातियों द्वारा अशुद्ध माना जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। फिर है सामाजिक बहिष्कार। तो उन्हें जो है सामाजिक समारोहों जैसे कि मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों में जो है प्रवेश से वंचित किया जाता है। ये पहले होता था, अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, पहले ऐसा होता था, अब कोई भी नहीं है। किसी भी जो है हिंदू में कोई भी चाहे जाति का हो मंदिर जा सकता है। ये सब चीज़ें अब खत्म हो गई, जातिवाद बहुत ही कम बचा हुआ तो हो सकता है गांव में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मंदिर जाने से अब किसी को भी नहीं रोका जाता है। ठीक है, ये बात जो है सरासर गलत है मंदिर जाने वाली। अब हम अगला देखेंगे कि भेदभाव। तो उन्हें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार जैसे जो है आवश्यक सेवाओं तक जो है पहुँचने में
जो है भेदभाव का जो है सामना करना पड़ता है। तो पहले करना पड़ता था, अब ज़्यादा विशेष कोई सामना करना नहीं पड़ता, पहले से काफ़ी स्थिति जो है सुधार हुई है इसका जो है शेड्यूल कास्ट में। फिर है हिंसा और अत्याचार। तो अनुसूचित जातियों को हिंसा, उत्पीड़न, अत्याचार का शिकार होना पड़ता है, जिसमें शारीरिक यौन शोषण जो है इसमें शामिल है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है। फिर आपका है कि नक्सलवाद क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो नक्सलवाद, जिसे हम जो है वामपंथी उग्रवाद भी कहा जाता है, भारत में एक जो है सशस्त्र वामपंथी आंदोलन है जो माओवादी विचारधारा से प्रेरित है। इसका उद्देश्य जो है सशक्त विद्रोह और समानांतर शासन व्यवस्थाओं के माध्यम से भारतीय राज्य को कमजोर करना। नक्सलवाद 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुए एक किसान विद्रोह से जो है ये उभरा था। इस तरह से इसके बारे में आपको शॉर्ट जानकारी आपको दे देना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हुआ। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके जो प्रश्न रहेंगे 6 से 7 क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि केवल आपको 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, 4 से 5 क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा आपके मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि गाँव को जो है एक पारंपरिक समाज क्यों कहा जाता है, आपको स्पष्ट करना है। फिर है सांस्कृतिक विविधता पर एक जो है संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। फिर जात एक बंद जो है वर्ग है, इसकी आपको व्याख्या करना। तो तीनों क्वेश्चनों का आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले है कि गांव को एक पारंपरिक समाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की रीति रिवाज और सामाजिक रचनाओं ऐतिहासिक रूप से चली आ रही परंपराओं पर आधारित है। और गांव के लोग समुदाय और जो है आपसी सहयोग को बहुत महत्व देते हैं और उनका जीवन आमतौर पर कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर जो है आधारित होता है, निर्भर होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है इनके बारे में। फिर हम देखेंगे कि सांस्कृतिक विविधता क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो सांस्कृतिक विविधता मतलब जो है विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ जो है मौजूद होना। जैसे कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उनका पहनावा अलग है, उनकी बोल भाषा अलग है, सभी प्रकार के। तो इसी को हम विविधता में कह सकते हो, सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। जैसे कुछ किसको मानते हैं, कोई भगवान की पूजा करते हैं, कोई किसी की पूजा करते हैं, तो ये सब क्या है, सांस्कृतिक विविधता ही है ये सभी। तो इसमें जो है प्रत्येक संस्कृति की अपनी अनूठी पहचान, रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं। और भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, जहाँ विभिन्न धर्म यानी सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सभी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, रीति रिवाज का पालन करने वाले लोग एक साथ रहते हैं, सभी प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, यानी सभी धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो इस सभी का एक साथ जो है सहयोग करके जो है एक साथ रहते हैं, इसी को हम सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि जाति एक जो है बंद वर्ग है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो जाति एक बंद वर्ग है, इसको आपको स्पष्ट करना है। जाति एक बंद वर्ग है क्योंकि जिसमें व्यक्ति को एक स्थिति में परिवर्तन होने का कोई जो है प्रश्न नहीं होता है। मतलब जो है इसका मतलब ये कहा गया कि जात एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग इसलिए कहा गया है, आप जिस जात में पैदा होगे तो आप उसी जात में बंद हो जाओगे, उसी जात के आप रह जाओगे, तो इसीलिए इसको बंद कहा गया है। तो जिसमें व्यक्ति की स्थिति में जो है परिवर्तन होने का कोई भी प्रश्न नहीं होता है और एक जाति का सदस्य आजीवन दूसरे जाति का सदस्य जो है नहीं बन सकता है। और इस प्रकार एक जो है एक वर्ण पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है और तब उसे हम एक जो है जाति कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, आपको स्पष्ट करना है। फिर है भारत में जनजातियों की सांस्कृतिक समस्या क्या है, आपको बताना है। फिर है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का निम्न जीवन स्तर में क्या संबंध है। फिर है राष्ट्रीय एकीकरण में जातिवाद किस तरह जो बाधक है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक रूपांतरण के बीच में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, इसके बारे में फिर हम देखेंगे। फिर आपका है कि हिंदू विवाह एक जो है संस्कार है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है क्योंकि विवाह तभी जो है वैध होता है जब अनुष्ठान होता है, समारोह किया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है, ठीक है, निमंत्रण बढ़ता है, तभी इसको वैध माना जाता है हिंदू धर्म में। और पत्नी को जो है हम क्या कहते हैं, अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी मतलब यह होता है जिसे पुरुष का आधा भाग कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हम बात करें तो पुरुष जो है तब तक आधा होता है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है, उसका विवाह ना कर ले, तो पुरुष को तब तक आधा ही माना जाता है। शास्त्र हमारे यही कहते हैं कि पुरुष आधा ही रहता है जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। तो इतनी परिभाषा आपको जो है लिख देना है। ठीक है,
चलेगा। अगला ऑप्शन पे देखिएगा जो कि है आपका कि भारत में जनजातियों की सांस्कृतिक समस्या जटिल है। ये जनजातियों की समस्या है, तो इसमें बहुत सारी समस्या है जनजातियों की, जैसे कि भूमि से अलगाव, अशिक्षा, बंधुआ मजदूरी, बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता, नशे की लत, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले विस्थापन, ये सभी क्या है जनजातियों की सांस्कृतिक समस्याएं हैं। तो भूमि से अलगाव का मतलब होता है जो भूमि से अलगाव मतलब जिनकी भूमि छीनी जा चुकी है, जिसकी भूमि इनके पास ना हो, अलगाव हो गया है, ठीक है। और अशिक्षा मतलब जो है पढ़े लिखे नहीं, ये भी एक समस्या इनकी है। बंधुआ मजदूरी यानी जो है इनको बंधुआ मजदूर कहा जाता है, ठीक है। बेरोजगारी, गरीबी, ये सभी क्या है इनकी समस्याएं हैं प्रमुख जनजातियों की। इस तरह से आपको हाइडिंग छोड़कर भी आप इनको लिख सकते हो। फिर हम देखेंगे कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि का निम्न जीवन स्तर पर क्या गहरा संबंध पड़ता है, आपको ये बताना है। तो तीव्र जो जनसंख्या वृद्धि होती है तो इससे जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर जो है दबाव बढ़ता है और जिससे प्रति व्यक्ति आय जो है कम हो जाती है और गरीबी बढ़ती है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी जो है बुनियादी सुविधाओं पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन स्तर जो है गिरता है। तो इस तरह से इसकी जो है आपको परिभाषा इतना आपको लिख देना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन की जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण में एक जो है महत्वपूर्ण बाधा है, इसको आपको स्पष्ट करना है। क्योंकि इसको बाधा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो है लोगों को उनकी जाति के आधार पर विभाजित करता है और जिससे सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और राष्ट्रीय एकता की भावना जो है कमजोर होती है। यानी जाति के आधार पर नहीं, जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं, आपने देखा होगा पंचायत में, उसकी जीतने की ज़्यादा संभावना होती है। तो जातिवाद कहीं ना कहीं देखा है तो किसी वोट के लिए तो ठीक रहता है जीतने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा है तो राष्ट्रीय एकीकरण या फिर राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है, उसको कमजोर करती है। फिर देखिएगा सामाजिक परिवर्तन क्या है और सामाजिक रूपांतरण, दोनों ही जो कि समाज में होने वाले बदलाव को दर्शाते हैं, लेकिन उनके अर्थ और दायरे जो है अलग अलग है। तो सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक अर्थ शब्द है जो समाज में होने वाले किसी भी बदलाव, समाज में होने वाला जो बदलाव होता है इसी को हम जो है सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बदलाव कोई भी हो सकता है, सामाजिक आपके परिवर्तन का मतलब ये होता है आपके रहन सहन के स्तर में बदलाव हो सकता है, आपके खान पीन में, आपके संसाधनों में बदलाव हो सकता है, पहले आप गरीब थे अब अमीर हो गए, तो जो चेंजेस होता है इसी को हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। और ये जो है बदलाव हो सकता है चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो, धीमा हो या फिर जो है तेज हो, ऐसे बदलाव हो सकते हैं। सामाजिक रूपांतरण एक जो है अधिक गहन और व्यापक बदलाव है, यानी जो है ये अधिक बदलाव है जो किसी समाज की संरचना, उसके जो वैल्यू है, इसके जो मूल्य है और उसमें जो व्यक्तियों के व्यवहार है, इसके परिवर्तन इसमें जो होता है इसी को हम कहते हैं सामाजिक रूपांतरण। इस तरह से आपको इसके बीच में आपको लिखना है। तो यहाँ से भी इसके बीच में अंतर दिया कि जो है सामाजिक जो परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो समाज में हमेशा होती रहती है और यह एक जो है व्यापक शब्द जो किसी भी प्रकार के बदलाव को शामिल करता है, जैसे कि जो है तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास, जनसंख्या में परिवर्तन, ये सभी जो है इसमें शामिल होती हैं। यह एक जो है क्रमिक प्रक्रिया हो सकती है जिसमें धीरे धीरे बदलाव होते हैं। यह हमेशा जो है सकारात्मक नहीं होता है, कभी कभी नकारात्मक भी जो है इसके परिणाम हो सकते हैं। सामाजिक रूपांतरण क्या है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो यह जो है सामाजिक परिवर्तनों का एक विशेष रूप है जो समाज में एक मौलिक और जो है व्यापक बदलाव लाता है। यह एक जो है परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो समाज की संरचना, उसके मूल्य और व्यवहार को जो है बदल देती है। यह अक्सर जो है लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है इसमें शामिल होते हैं। फिर यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया है, इसमें 4 प्रश्न आपके आएंगे जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बात है, जो आपको पता हो उन्हीं को आपको कर लेना है। तो इसका पहला क्वेश्चन कि हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप का आपको वर्णन करना है, क्वेश्चन 100% फंसेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि वर्तमान में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने वाले कारकों की आपको विवेचना करना है। फिर भारत में जनजातियों के पिछड़ेपन से संबंधित समस्या का आपको विवेचना करना है। तो हम तीनों क्वेश्चनों को देखेंगे। पहले देखेंगे हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य जो कि मैंने आपको करा दिया था, धर्म, प्रजा और रति, तो ये हम नहीं देखेंगे। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय स्त्रियों की वर्तमान स्थिति में सुधार हुआ है। तो भारत में स्त्रियों की वर्तमान स्थिति क्या है, तो भारत में जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो स्त्रियां जो है पहले से काफ़ी उसमें सुधार हुआ है स्त्रियों में, लेकिन अभी भी कई जो है चुनौतियां का सामना जो है करना पड़ रहा है स्त्रियों को, जैसे कि शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक भागीदारी में महिलाओं की जो है प्रगति हुई है, लेकिन लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, भेदभाव जैसे मुद्दे अभी भी व्याप्त हैं।
तो इसमें बहुत सारी समस्या जैसे कि शिक्षा, तो महिलाओं की शिक्षा दर में वृद्धि हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित समुदाय में अभी भी जो है अंतर मौजूद है। उच्च शिक्षा और जो है यानी जो STEM जिसको हम कहते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियर और जो है गणित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो महिलाएं अब जो है विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, लेकिन वेतन पदोन्नति में अभी भी जो है भेदभाव का जो है सामना करना पड़ता है। और हम बात करें तो महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उन्हें पूंजी बाजार समर्थक तक जो है पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर है सामाजिक भागीदारी, तो महिलाएं जो है राजनीतिक, प्रशासन, अन्य जो है सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिक प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन अभी भी पुरुषों की तुलना में इनकी संख्या जो है कम है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन सामाजिक मानदंडों पूर्वाग्रह को जो है बदलना एक सतत प्रक्रिया है। इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिखना है। चुनौतियों की बात कर ले तो वर्तमान में महिलाओं की जो चुनौतियां हैं जैसे कि लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा और भेदभाव महिलाओं के लिए जो है प्रमुख चुनौतियां जो है बनी हुई है, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं ये भी आज भी जो है समाज में मौजूद हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व देखभाल तक जो है समान पहुंच नहीं है। तो इस तरह से कुछ इनकी चुनौतियां थी महिलाओं की। फिर लास्ट में क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कुछ सुझाव आपको देना है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि गरीबी, अशिक्षा, बाल विवाह, परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता की कमी, ये सब इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है इसको बढ़ावा देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त महिलाओं को जो है सशक्त बनाना चाहिए। बाल विवाह जैसे जो बुराइयां हैं उसको समाप्त करना चाहिए, जिसके माध्यम से तो यहाँ से बहुत सारे इसके कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के। तो ऐसे हम विस्तार से देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे गरीबी। तो गरीबी एक जनसंख्या वृद्धि का एक कह सकते हो दुष्चक्र है। गरीब परिवार में अधिक जो है बच्चे को अक्सर काम करने, आय जो है अर्जित करने का एक साधन के रूप में देखा जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि जो होती है। गरीब में देखा होगा कुछ लोगों का मानना कि जितने बच्चे हो जाएंगे उतना कमाएंगे तो उससे बढ़िया घर चलेगा। फिर एक अशिक्षा है। तो अशिक्षा जो एक विशेष रूप से महिलाओं में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। और अशिक्षित महिलाएं अक्सर परिवार नियोजन के तरीके और जो उसके महत्व के बारे में जागरूक नहीं होती हैं, जिससे जो है जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। फिर है बाल विवाह। तो भारत में बाल विवाह अभी भी जो एक आम समस्या है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कम उम्र में शादी करने से महिलाओं को कम उम्र में जो है बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अधिक बच्चे हो जाते हैं। इसी ये भी एक कारण है जो है जनसंख्या वृद्धि का। परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता की कमी। तो कई लोगों को जो है परिवार नियोजन के तरीके और उसके महत्व के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब इसके जो है कह सकते हो कारण थे। अब इसके हम उपाय कैसे कर सकते हैं। तो इसके उपाय जैसे कि परिवार नियोजन को जो है बढ़ावा देना, महिला शिक्षा सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवा का जो है सुदृढ़ीकरण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर हम इसको जो है सुधार इसमें कर सकते हैं, इसको जो है कम कर सकते हैं। तो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने, तो इसमें देखो जैसे कि लोगों को छोटे परिवार के लाभों के बारे में जो है शिक्षित करना और गर्भ निरोधक संसाधनों की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करना, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को जो है प्रभावी ढंग से लागू करना, नसबंदी जैसे स्थायी विधियों के साथ साथ अस्थायी विधियाँ जैसे कि कंडोम, IUD और गर्भ निरोधक गोलियों का जो है उपलब्धता सुनिश्चित करना, और महिला शिक्षा सशक्तिकरण यानी जो है लड़कियों महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, जिससे वे जो है अपने स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारियों के बारे में जो अधिक जागरूक हो सके। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ताकि वे अपने बच्चे की संख्या और अंतराल पर बेहतर नियंत्रण जो है रख सकें। तो इस तरह से आपको इनके बारे में लिखना है। फिर है इसमें लास्ट में क्वेश्चन इसमें ऐड किया है कि परिचय क्या है। परिचय जब मैं क्वेश्चन पूछ सकता है तो परिचय जो है किसी चीज़ को देखने या समझने का एक जो विशिष्ट तरीका है, जो किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसके अनुभव और विचारों से जो प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह किसी घटना, उसकी स्थिति या विषय पर किसी व्यक्ति का विशेष जो नज़रिया होता है, इसी को हम परिचय कहते हैं। ठीक है, ने किसी चीज़ को आपने देखा है कि ये चीज़ हुआ, तो आपके देखने का नज़रिया का है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो इसी को हम कहते हैं परिचय कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम देखेंगे कि हिंदू विवाह के पारंपरिक स्वरूप आपको बताना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो हिंदू विवाह के परंपरागत जो स्वरूप है
इसमें 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजाप विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और जो है पैशाच विवाह इसमें जो है शामिल है। तो इसमें 8 विवाह इसमें शामिल है, इसके 8 प्रकार हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह को, जो ब्रह्म विवाह है, जो कि सभी प्रचलित है, यही विवाह होता है पूरे भारत में, सबसे ज़्यादा यही विवाह होता है ब्रह्म विवाह। इसको सबसे ज़्यादा जो है श्रेष्ठ माना गया है, और जितने भी विवाह है उसको जो है निम्न श्रेणी में जो है माना जाता है। तो इसके हम प्रकारों की बात करें तो इसमें जैसे कि ब्रह्म विवाह, तो यह विवाह जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें योग्य वर वधु का जो है चयन उसके गुणों के आधार पर जो है किया जाता है। ठीक है, जिसमें पंडित जैसे कि जो है आपने देखा होगा शादी के जो है सब चीज़ें पंडित से विचारते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जो आजकल प्रचलित है, यही जो है ब्रह्म विवाह ही होता है। फिर इसमें है देव विवाह, इसमें जो है कन्या का विवाह किसी यज्ञ करने वाले जो है पुरोहित से जो है किया जाता था, पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, अब ये सब जो है बंद हो चुकी हैं। फिर इसका एक प्रकार है आर्ष विवाह, इस विवाह में वर पक्ष की ओर से जो है कन्या के माता पिता को एक जो है 1 या 2 जो है गाय दी जाती थी, ये आर्ष विवाह था। अगला फिर इसमें है कि प्रजापत्य विवाह, यह जो है विवाह माता पिता के सहमति से होता था, जिसमें वर वधु को गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करने का आशीर्वाद दिया जाता था। फिर है असुर विवाह, यह विवाह जो है धन के लेन देन के साथ होता था, जिसमें वर पक्ष जो होता था कन्या पक्ष को जो है धन देकर विवाह करता था। ठीक है, और यह जो विवाह निम्न श्रेणी का जो है माना जाता है। गंधर्व विवाह, तो यह विवाह जो है प्रेम विवाह होता है, जिसमें वर और वधु अपनी मर्जी से जो है विवाह करते हैं, जिसे आजकल जो है लव मैरिज कहा जाता है, इसको हम गंधर्व विवाह कहते हैं। ये विवाह होता है अभी भी। देखो अगला पीस में है राक्षस विवाह, तो यह विवाह जो है अपहरण करके जो है किया जाता था, पहले विवाह होता था, अब ये नहीं होता है। तो यह जो राक्षस विवाह है, ये जो है अपहरण करके किया जाता था विवाह, जिसमें बलपूर्वक कन्या को भगाकर लाया जाता था और उससे विवाह जो है करता था, और यह भी जो है निम्न श्रेणी का जो है माना जाता है। फिर है पैशाच विवाह, यह जो है विवाह सहमति के बिना सोई हुई या पे जो है मदहोश स्त्री के साथ जो है किया जाता था, इसे जो है सबसे निम्न श्रेणी में जो है माना जाता है। तो इसमें जितने भी विवाह 8 इसके जो प्रकार है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है ब्रह्म विवाह आजकल बचा हुआ है, और सभी विवाह इसमें से कम हो गए हैं। बस कहीं कहीं जो है गंधर्व विवाह जो है देखने को मिलता है, जिसको हम लव मैरिज जो है कहते हैं, प्रेम विवाह, तो ये अभी थोड़ा बहुत इसका है प्रचलन, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रह्म विवाह जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो कि होता है। तो इस तरह से आपको जो है ये स्वरूप है, ठीक है, हिंदू विवाह के पारंपरिक स्वरूप हैं, 8 इसके प्रकार हैं, जो कि मैंने आपको कराए हैं। इतने क्वेश्चन आपको देख लेना, एक इसकी क्लास और भी मैंने करा रखी है, उसको भी जरूर आपको देख के जाना है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।